मिस्टर क्रिटस जोन। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटल प्रोसेस फॉर टीएनसीपी एनओसी इन मध्य प्रदेश। जो आपका एल्बस सिस्टम होता है उसमें टीएनसीपी एनओसी अगर आपको लेनी है तो उस केस में जो डिपार्टमेंटल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसकी क्या क्या स्टेप्स होती है। अगर आप एज ए एप्लीकेंट या फिर एज ए कंसल्टेंट किसी भी फाइल को अप्लाई कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट के क्या क्या रूल रहेंगे उसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है। तो इस डिस्कशन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं टीएनसीपी ऑफिसर से। जब भी आप कोई फाइल या टीएनसीपी की एनओसी जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, मैरिज गार्डन हो गया या फिर कॉलोनी होगी, कुछ भी हो सकता है, उस केस में अप्लाई करते हैं किसके थ्रू? एलपास सिस्टम के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो उस केस में आपने जो फाइल अप्लाई की है वो आउटसाइड प्लानिंग एरिया है या फिर इनसाइड प्लानिंग एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये फाइल कहां जाएगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि आपका जो एरिया है वो आउटसाइड प्लानिंग एरिया है, मतलब जहां पर मास्टर प्लान लागू नहीं है वो होता है आपका आउटसाइड प्लानिंग एरिया। अगर ऐसी फाइल आपने टीएनसीपी ऑफिस में एनओसी के लिए अप्लाई की है एल्पास सिस्टम के थ्रू, तो उस केस में यह फाइल डायरेक्टली टीएनसीपी ऑफिस नहीं जाएगी। कहां जाएगी? या तो फिर एसडीएम ऑफिस जाएगी या तो फिर एडीएम ऑफिस जाएगी। तो जो पेट्रोल पंप होते हैं उस केस में जनरली एडीएम ऑफिस जाती है और बाकी अदर केसेस होते हैं कॉलोनी वगैरह, तो वो डिपेंड करता है कि वो एरिया जहां की आपने फाइल अप्लाई की है वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, उससे भी ये डिसाइड होता है। तो ये फाइल जनरली एसडीएम ऑफिस जाती है या फिर एडीएम ऑफिस जाती है। उसके बाद इस फाइल को टीएनसीपी ऑफिस भेजा जाता है। ये डायरेक्टली आउटसाइड प्लानिंग एरिया की जो फाइल्स होती है वो टीएनसीपी ऑफिस नहीं जाएगी। इस केस में एडीएम का मेन रोल होता है और या फिर एसडीएम का मेन रोल होता है। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करने के बाद इस फाइल को फॉरवर्ड किया जाता है टीएनसीपी ऑफिस अगर आउटसाइड प्लानिंग एरिया है। इफ योर फाइल इज आउटसाइड प्लानिंग एरिया, अगर आपकी फाइल जो आउटसाइड प्लानिंग एरिया है उस केस में आप क्या करेंगे? इस फाइल को फॉरवर्डेड टू टीएनसीपी भेजेंगे। कौन भेजेगा? एसडीएम ऑफिस से जाएगी या फिर एडीएम ऑफिस से जाएगी। इस केस में अगर आउटसाइड प्लानिंग एरिया है तो डायरेक्टली टीएनसीपी ऑफिस नहीं जाएगी। अभी हमने जाना कि अगर आपकी जो फाइल है आउटसाइड प्लानिंग एरिया है तो उस केस में एडीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस जाती है, वहां से फिर टीएनसीपी ऑफिस फॉरवर्ड होती है। अगर इनसाइड प्लानिंग एरिया है, मतलब जहां पर मास्टर प्लान लागू होता है, जो टीएनसीपी का मास्टर प्लान है वहां पर लागू है, उस केस में यह फाइल एसडीएम या एडीएम ऑफिस नहीं जाएगी या फिर डायरेक्टली एज ए एप्लीकेंट या एज ए कंसल्टेंट आप इस फाइल को टीएनसीपी ऑफिस भेज देंगे, मतलब ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो अगर आउटसाइड प्लानिंग एरिया है उस केस में एक स्टेप बढ़ जाती है, और अगर इनसाइड प्लानिंग एरिया है उस केस में क्या होता है? डायरेक्टली टीएनसीपी ऑफिस जाती है, क्योंकि आउटसाइड जो प्लानिंग एरिया होता है उसमें ओपिनियन लेनी पड़ती है और इसमें डायरेक्टली आप टीएनसीपी ऑफिस फाइल को फॉरवर्ड कर देते हैं और इस केस में डायरेक्टली फाइल टीएनसीपी ऑफिस जाती है। अब हम समझते हैं कि कोई भी फाइल जब टीएनसीपी डिपार्टमेंट जाती है उस केस में क्या होता है? रोल ऑफ डिफरेंट टीएनसीपी ऑफिसर्स इन टीएनसीपी डिपार्टमेंट। क्या होता है? जब आपकी फाइल टीएनसीपी ऑफिस जाएगी तो जो डिफरेंट टीएनसीपी ऑफिसर्स रहेंगे, जो उनकी पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उनके क्या क्या रोल होते हैं उसके बारे में समझते। तो जब फाइल जाएगी तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपने एक लेवल पर फाइल को वेरीफाई करेगा, देन आगे अपने ऊपर वाले अधिकारी को भेजता है। तो इस तरह से फाइल फॉरवर्ड होती है स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली नहीं होती है। तो इसमें किन किन ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वह हम समझते हैं। जब आपकी टीएनसीपी की जो फाइल होती है, इनसाइड प्लानिंग एरिया की फाइल होती है, वो टीएनसीपी ऑफिस जाती है तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन रोल होता है वो ड्राफ्टमैन का होता है। जो फर्स्ट पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है ड्राफ्टमैन। कौन होता है? ड्राफ्टमैन। तो ड्राफ्टमैन के क्या काम है? यहाँ से यह फाइल, यहाँ पर यह फाइल पेंडिंग रहेगी, इस फाइल को ड्राफ्टमैन आगे
बढ़ाएगा, लेकिन उसका क्या प्रोसेस है, ड्राफ्ट में डायरेक्टली किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए सबसे पहले ड्राफ्टमैन का क्या काम है, ड्राफ्टमैन अपना वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्राफ्टमैन का पहला काम है चेक स्क्रूटिनी रिपोर्ट। जो स्क्रूटिनी रिपोर्ट होती है उसे चेक किया जाएगा, यह ओके है या फिर नॉट ओके है। टेक्निकली वेरीफाई किया जाएगा आपकी जो फाइल है वो एज पर डेवलपमेंट प्लान है या नहीं है, या फिर एज पर बीवीएन है या नहीं है। अगर आपकी फाइल ओके पाई जाती है तो ही आगे वाले ऊपर वाले ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाती है, अदरवाइज रिटर्न कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा, स्क्रूटिनी रिपोर्ट होने के बाद चेक ड्राइंग एज पर बीवीएन। क्या आपकी ड्राइंग भूमि विकास नियम 2012 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। दूसरा पॉइंट कंप्लीट होने के बाद तीसरा जो पॉइंट होता है चेक ड्राइंग एज पर मास्टर प्लान। क्या आपकी ड्राइंग एज पर मास्टर प्लान है। हो सकता है आपके द्वारा जो मेजर किया हुआ रोड मान लिया कि 20 मीटर है और मास्टर प्लान में जो रोड है 36 मीटर है, उस केस में आपने जो ड्राइंग अप्लाई की वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग भी आपकी ड्राइंग सही होनी चाहिए भूमि विकास नियम के अलावा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपने फाइल अप्लाई की है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर जो ड्राफ्टमैन के रोल होते हैं उसमें 4 स्टेप्स होती है, इसके अलावा और भी स्टेप्स हो सकती है, लेकिन मैनुअली यही 4 स्टेप्स होती है। अब हम आगे समझते हैं और किन किन ऑफिसर्स का रोल रहेगा और क्या क्या काम रहेगा। अगर कोई भी ड्राफ्टमैन इस स्टेज से किसी भी फाइल को आगे फॉरवर्ड कर देता है तो उस फाइल का सबसे पहले जो होता है साइट विजिट होता है या फिर साइट इंस्पेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइल शोइंग अंडर साइट इंस्पेक्शन या फिर साइट विजिट। तो फॉरवर्ड करने के बाद इस स्टेप से निकलने के बाद आपकी जो फाइल शो करने लग जाएगी कि आपकी जो फाइल है अंडर साइट इंस्पेक्शन आ चुकी है। तो यहाँ पर साइट इंस्पेक्शन के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर साइट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर जो अधिकारी रहेंगे वो जाएंगे। तो उस केस में क्या क्या चीजें वेरीफाई होंगी ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है चेक जियो लोकेशन ऑफ साइट। जो गूगल अर्थ की लोकेशन होती है, जियो लोकेशन होती है, उसे चेक की जाएगी। हो सकता है आपने किसी दूसरे की जमीन पर गूगल की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग फाइल तो अप्लाई नहीं की, बाउंड्री से किसी की दूसरी की सीमा में तो नहीं जा, किसी की दूसरे की सीमा में तो नहीं गए हम, वो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीजें वेरीफाई की जाएगी। तो इस केस में आपकी जियो लोकेशन साइट की चेक की जाएगी। उसके बाद चेक ड्राइंग एज पर साइट। जो आपने ड्राइंग लगाई है वो साइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, साइट पर जो डायमेंशंस मिल रहे हैं वो डायमेंशन आपको ड्राइंग में मिल रहे हैं या नहीं, ये वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद थर्ड होता है प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ साइट विजिट। ये सारी चीजें देखने के बाद वहां का रोड हो गया, वहां की प्रॉपर्टी की डायमेंशन देखी जाएगी, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर आगे फाइल को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ड्राफ्टमेंट की स्टेज के बाद साइट विजिट होती है, उसके बाद इस फाइल को और आगे बढ़ाया जाता है। तो वो स्टेप हम आगे समझते हैं। अब आपने यहाँ पर पर्टिकुलर जो फाइल थी उसकी रिपोर्ट्स, स्क्रूटनी वगैरह सारी चीजें चेक कर ली है। इसके बाद साइट विजिट भी हो चुकी है। साइट विजिट के बाद साइट विजिट के पेपर्स भी रेडी हो चुके हैं। उस केस में सब वेरीफाई होने के बाद आपका जो ड्राफ्टमैन है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इस फाइल को कहाँ भेजा जाएगा, उसके बाद ये फाइल जाएगी फॉरवर्डेड फाइल टू असिस्टेंट डायरेक्टर एडी। ये जाएगी असिस्टेंट डायरेक्टर के पास। तो यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स के बेसिस पे असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो फाइल का एनालिसिस करेगा। उसके बाद अपने कुछ पॉइंट्स होंगे, उसके बेसिस पर या तो हो सकता है कि ड्राइंग में संशोधन हो या फिर नहीं हो।
अगर संशोधन होगा तो इसे रिटर्न कर दी जाएगी, इसको एप्लीकेंट को या फिर कंसल्टेंट को। तो यहाँ पर अब असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल चालू हो जाता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर क्या क्या चीजें वेरीफाई करेगा। एज ए एप्लीकेंट, एज ए कंसल्टेंट आपने फाइल अप्लाई की। अब इसके बाद हम समझते हैं एडी रोल इन फाइल। असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या रोल होता है फाइल में? सेम रोल होता है। यहाँ पर चेक की जाएगी स्क्रूटिनी रिपोर्ट, उसके बाद चेक ड्राइंग एज पर वीवीएन, आपकी जो ड्राइंग है एज पर वीवीएन है या नहीं है। थर्ड जो है चेक ड्राइंग एज पर मास्टर प्लान, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आपकी ड्राइंग है या नहीं है। उसके बाद फोर्थ जो है चेक डॉक्यूमेंट्स, सारे जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि सीमांकन होता है, बटांकन होता है, रजिस्ट्री होती है, खसरा होता है, सारी चीजें वेरीफाई की जाएगी। प्रॉपर्टी से भी वो चीजें मैच होनी चाहिए, गूगल लोकेशन से भी वो चीजें मैच होनी चाहिए। अगर यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर सेटिस्फाइड होता है तो ये फाइल आगे बढ़ेगी, अदरवाइज रिटर्न कर दी जाएगी। इसके बाद आगे की प्रोसेस हम समझते हैं। अब हम देखते हैं अगर असिस्टेंट डायरेक्टर सेटिस्फाइड हो जाता है आपकी फाइल के साथ, उस केस में ये जो फाइल है फॉरवर्डेड टू जॉइंट डायरेक्टर, जेडी के पास फॉरवर्ड हो जाती है। इस केस में इफ एडी satisfied with the file, then AD will forward the file to joint director. जॉइंट डायरेक्टर के पास फाइल जाए। तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल खत्म होने के बाद जॉइंट डायरेक्टर का रोल चालू हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं हम जॉइंट डायरेक्टर का क्या क्या रोल रहेगा। अब हम समझते हैं जॉइंट डायरेक्टर रोल इन TNCP NOC फाइल। तो जॉइंट डायरेक्टर क्या है, पे चीजें चेक करेगा। फर्स्ट चेक स्क्रूटिनी रिपोर्ट, स्क्रूटिनी रिपोर्ट ओके है या नहीं है, अपने लेवल पर वेरीफाई करें। देन चेक ड्राइंग एज पर वीवीएन, क्या आपकी ड्राइंग एज पर भूमि विकास नियम है या नहीं है। थर्ड पॉइंट जो आपका है चेक ड्राइंग एज पर मास्टर प्लान, क्या आपकी ड्राइंग एज पर मास्टर प्लान है या नहीं है। मतलब जो चीजें एडी ने वेरीफाई करी है वही चीज आपका जॉइंट डायरेक्टर वेरीफाई करेगा। हो सकता है एडी से कुछ चीजें मिस हो गई हो, तो यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर उस चीज को, उस कमी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते। तो इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होता है चेक डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। पेपर में कुछ मिस्टेक्स तो हो सकती है, शेप वगैरह मैच नहीं हो सकता है आपका जमीन का शेप कुछ और हो, खसरे का शेप कुछ और हो, ड्राइंग का कुछ और हो, ये सारी चीजें मिसमैच हो सकती है। तो यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लगभग रोल बराबर ही होता है, बट दोनों का फाइल को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है। अगर आपने कोई फाइल एज ए एप्लीकेंट या फिर एज ए कंसल्टेंट अप्लाई की और उस केस में सारी स्टेप्स जैसे कि ड्राफ्टमैन वाली स्टेप्स, साइट विजिट भी क्लियर हो जाती है, एडी वाली भी क्लियर हो जाती है और जॉइंट डायरेक्टर वाली भी क्लियर हो जाती है। अगर ये सभी सेटिस्फाइड होते हैं आपकी फाइल के साथ जो कि एल्बा सिस्टम में होती है, तो उस केस में क्या होता है फाइनल ड्राफ्ट लेटर जनरेट होता है और उसके साथ साथ फाइनल फीस डिमांड की जाती है। ठीक है, अगर सभी सेटिस्फाइड होते हैं उस केस में फाइनल फीस को डिमांड की जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर फाइल में कुछ भी कमी होती है या फिर फाइल में कुछ भी करेक्शंस होते हैं तो उस केस में रिटर्न फॉर करेक्शन, फाइल को फिर से रिटर्न कर दिया जाता है। कहाँ करेक्शन हो सकता है कि आपने जो फाइल अप्लाई की उसमें नाम में करेक्शन हो सकता है कि कुछ आपने खसरे गलत अप्लाई कर दिए हो जो नहीं करना था, तो एप्लीकेशन बेसिक अपडेशन पे भी जा सकती है, या फिर लेआउट में कुछ प्रॉब्लम हो तो लेआउट के लिए भी रिटर्न हो सकती है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें सभी को अपने अपने लेवल पर देखना पड़ता है। इसके बाद ही फाइनल जो अप्रूवल होता है फाइल का वो होता है, अदरवाइज फाइल को रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या रोल्स होते हैं टीएनसीपी ऑफिस में, अलग अलग ऑफिसर्स के, वो हमने समझा, और फाइल की कौन कौन सी स्टेजेस होती है जहां पर फाइल को देखा जाता है। आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर आज हमने समझा
कि टीएनसीपी ऑफिस में अगर हम कोई भी फाइल के लिए अप्लाई करते हैं, फिर एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, उस केस में अलग अलग टीएनसीपी ऑफिसर्स के क्या क्या रोल होते हैं, उसे हमने डिटेल में समझा।